नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं कि इस चैनल पर जो हिंदी पढ़ाई जा रही है बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न के तरह। अगर इससे पहले की अगर वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से उन्हें वॉच कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। जो भाषा परिवार है वह 5 या 6 परिवार हैं और उनमें से जो परिवार लिखे हुए हैं किस परिवार की देन है हिंदी। तो आप लोग सोच करके बता सकते हो, ऑप्शन दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। पहला लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 बहुरूपीय परिवार, दूसरा लिखा हुआ है द्रविड़ परिवार, तीसरा लिखा हुआ है ऑस्ट्रिक परिवार या चौथा लिखा हुआ है चीनी तिब्बती परिवार। तो आप लोग टिक कर सकते हो, ऑप्शन चुन सकते हो। तो इसमें जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए सही होगा, यानी बहुरूपीय परिवार की ये हिंदी भाषा है। बहुरूपीय परिवार की भाषा हिंदी है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी भाषा है। नंबर 1 लिखा हुआ है हिंदी, नंबर 2 लिखा हुआ है संस्कृत, नंबर 3 लिखा हुआ है तमिल और नंबर 4 लिखा हुआ है उर्दू। तो आप लोगों को ये भली प्रकार से पता होगा कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। तो हम लोग टिक कर सकते हैं नंबर 1 पर। अब ये सरल सवाल क्यों चूज किए हैं, क्योंकि हम लोगों को कठिन सवाल आने के बावजूद भी सरल आंसर नहीं आते हैं, इसलिए थोड़ा सरल पर भी गौर करें। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3, हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ है या किस भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का जो जन्म है वो किस भाषा के बाद हुआ है। पहला लिखा हुआ है अपभ्रंश से, दूसरा लिखा हुआ है संस्कृत से, तीसरा लिखा हुआ है पाली से और चौथा लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। जब मैंने हिंदी पढ़ाना शुरू किया था उसमें बताया था संस्कृत, तमिल, तेलुगु इस प्रकार के और अपभ्रंश के बाद हिंदी का जन्म हुआ है। तो आप लोग इसमें टिक कर सकते हो कि हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से हुआ है। पॉइंट नंबर 1 सही हो जाएगा। और ये बीएड एंट्रेंस परीक्षा जो 1996 में हुई थी उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था कि हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा के बाद हुआ है। अब सीधा संस्कृत नहीं ले सकते हैं, संस्कृत से कई भाषाओं में परिवर्तन होकर के हिंदी भाषा तक पहुँचे हैं। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है। यानी भारतवर्ष का मतलब है हमारे भारत देश में हिंदी भाषा को किस भाषा के रूप में रखा गया है। ये बीएड एंट्रेंस की जो परीक्षा हुई थी 1999 में उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था कि पहला ऑप्शन है राजभाषा के रूप में, दूसरा है राष्ट्रभाषा के रूप में, तीसरा है विभाषा के रूप में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों को सभी को पता है कि हिंदी भाषा है वह हमारी राजभाषा है, हिंदी भाषा है वह हमारी राजभाषा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का मतलब होता है जो हम लोग छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, का, खा, गा इस प्रकार के जो वर्ड लिखते हैं इसी को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। और देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। अब अगर यहाँ पर हिंदी लिखा हो तो हम हिंदी को सीधा टिक कर सकते हैं, हिंदी को आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी शब्द हिंदी का नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है उसमें से कौन सा राइट होगा। यानी पहला लिखा हुआ है गुजराती, सेकंड लिखा हुआ है उड़िया और थर्ड लिखा हुआ है मराठी और फोर्थ लिखा हुआ है सिंधी। तो आप लोग टिक कर सकते हो। ये जो प्रश्न है यूपीएसआई परीक्षा 2002 में हुई थी उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। इन चारों भाषाओं में से जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है इन 4 में से वह मराठी भाषा लिखी जाती है।
अगर हिंदी का ऑप्शन हो तो हिंदी टिक कर सकते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ये बीएड एंट्रेंस की परीक्षा 2003 में हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी भाषा अपभ्रंश है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो आप लोग टिक कर सकते हो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पहला लिखा हुआ है खड़ी बोली, सेकंड लिखा हुआ है ब्रज भाषा, तीसरी लिखी हुई है अवधी और चौथा लिखा हुआ है पाली भाषा। आप लोग टिक कर सकते हो ऑप्शन नंबर डी कि संस्कृत की अपभ्रंश जो होती है वह पाली भाषा होती है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 7, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ये जो प्रश्न है वह है यूपी पीजीटी जो हिंदी की परीक्षा हुई थी 2003 में, उसमें ये देखने को मिला था। नंबर 1 लिखा हुआ है शारदा लिपि, नंबर 2 लिखा हुआ है खरोष्टी लिपि, नंबर 3 लिखा हुआ है कुटिल लिपि और नंबर 4 लिखा हुआ है ब्राह्मणी लिपि। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, अगर अच्छे लग रहे हों तो लाइक करते हुए चलेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। प्रश्न नंबर 8 लिखा हुआ है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये जो प्रश्न है बीएड जो एंट्रेंस परीक्षा हुई थी 2004 में, उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नंबर 1 लिखा हुआ है गुरुमुखी लिपि, नंबर 2 लिखा हुआ है ब्राह्मणी लिपि और नंबर 3 लिखा हुआ है देवनागरी लिपि और नंबर 4 लिखा हुआ है सौराष्ट्री लिपि। तो अगर इस तरह से जो प्रश्न देखने को मिले ब्राह्मणी और देवनागरी दोनों ऑप्शन में हो तो हम देवनागरी लिपि को टिक करेंगे। तो इसका आंसर जो राइट आंसर होगा वह है देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि होती क्या है? जो हम लोग छोटा बड़ा छोटी बड़ी लिखते हैं या क ख ग घ ज्ञा तक लिखते हैं, इसी को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। ये देवों के द्वारा लिपि बनाई गई है। इस प्रकार से ये सीधी संस्कृत से हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं, तो इसे कहते हैं देवनागरी लिपि। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। हिंदी का प्रचलित रूप जो है वर्तमान में क्या है? अवधी और ऐसी बहुत सी जो ब्रज भाषा वगैरह चलती थी, अब वर्तमान में कौन सी भाषा रह गई है? ये बीएड एंट्रेंस परीक्षा 2004 में जो हुई थी उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। नंबर 1 लिखा हुआ है अवधी, जो जब अवध शासन चल रहा था उस प्रकार जब जो लोग बोलते थे हिंदी को उसे कहते हैं अवधी ब्रज भाषा। और नंबर 3 है खड़ी बोली और नंबर 4 है देवनागरी। यहाँ लिपि की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रचलित रूप की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं कि हम देवनागरी पर टिक कर दें। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा खड़ी बोली। खड़ी बोली प्रचलित रूप चल रहा है। अब देखेंगे ये जो जितने प्रश्न लिखे हुए हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? जो हमारा ये जो संविधान है उसमें जो हिंदी भाषा है किन अनुच्छेदों के अंतर्गत ये उल्लेखित है? ये यूजीसी जो परीक्षा होती है 2005 में हुई थी उसमें प्रश्न ये देखने को मिला था। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है 343 से 351 के बीच इस हिंदी का उल्लेख है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है 434 से 415 के बीच, 443 से 135 के बीच, 434 से 153 के बीच। तो आप लोग बता सकते हैं। नंबर 1, पहली बात तो ये है कि हिंदी को राजभाषा ही मानते हैं, राष्ट्रभाषा पर आंसर नहीं करेंगे, राजभाषा ही मानते हैं क्योंकि सभी राज्यों में ये प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 343 से 351 के बीच, ऑप्शन नंबर
एक सही होगा। अगला देखेंगे, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है, ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 में हुई थी, उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। ब्रजभाषा यानी किस क्षेत्रों में ये ब्रजभाषा बोली जाती है, उनका उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पूर्वी हिंदी, यानी जो भारत का जो प्रदेश है पूरब में, वहाँ ये हिंदी ब्रजभाषा के रूप में बोली जाती है, या पश्चिमी हिंदी, या फिर कह लें बिहारी हिंदी, या पहाड़ी हिंदी, पहाड़ों में बोली जाती है, या बिहार में बोली जाती है, या पश्चिम एरिया में बोली जाती है, या फिर पूर्वी एरिया में बोली जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, पश्चिम एरिया में बोली जाती है, इसे पश्चिमी हिंदी भी कहते हैं ब्रजभाषा को। जैसे उत्तर प्रदेश के कई जिला हैं इधर मेरठ साइड या फिर आगरा साइड कह लें, तो वहाँ पर ये ब्रजभाषा प्रचलित रूप है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये राज्य बने थे, जब हिंदी भाषा संविधान में लागू की गई थी, तो सबसे पहले किस राज्य ने हिंदी को अपनाया था, हिंदी भाषा को अपनाया था, या राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया था, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये प्रश्न जो आया था रेलवे एग्जाम या रेलवे परीक्षा 2005 में हुई थी, उसमें ये देखने को मिला था। नंबर 1 लिखा हुआ है पंजाब ने अपनाया था, नंबर 2 लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर ने, नंबर 3 लिखा हुआ है राजस्थान ने, और नंबर 4 लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश ने। तो आप लोग ऑप्शन दे के बता सकते हैं कि कौन से प्रदेश ने हिंदी को सर्वप्रथम अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने, यानी भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 13, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 लिखा हुआ है तेजोमय का संधि विच्छेद है। प्रश्न नंबर 13 लिखा हुआ है तेजोमय का संधि विच्छेद है। तो तेजोमय का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए तेज प्लस ओमय, तेज प्लस ओमय। ऑप्शन नंबर बी तेजा प्लस अमय। ऑप्शन नंबर सी तेजा प्लस मय, और ऑप्शन नंबर डी तेजो प्लस मय। तो सही ऑप्शन पर टिक करेंगे। और ये जो प्रश्न है ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में हुई थी, उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। आप लोग ऑप्शन नंबर बता सकते हैं, ए, बी, सी या डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी पे लिखा हुआ है तेजा प्लस मय। तेजा प्लस मय ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14, हरीशचंद्र में संधि होगी। हरीशचंद्र जो शब्द है वह किस संधि का उदाहरण है। क्या ये स्वर संधि का उदाहरण है, या व्यंजन संधि का उदाहरण है, या विसर्ग संधि का उदाहरण है, या इनमें से कोई भी संधि का उदाहरण नहीं है। ये जो परीक्षा हुई थी यूपी टीजीटी परीक्षा 2009, उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। आप लोग टिक कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या ये स्वर संधि का उदाहरण है या व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ है विसर्ग संधि, या फिर डी पर लिखा हुआ है इन तीनों संधियों में से किसी भी संधि का नहीं। तो आप लोग बता सकते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और ऐसे जो एग्जाम्पल हैं मैंने बताए भी हैं। इसका जो संधि विच्छेद होगा हरि प्लस चंद्रा होगा, हरि प्लस चंद्रा होगा। ये जो नियम है कि वर्ग का तृतीय अगर वर्ड हो तो उससे पहले आगम वर्ड आ जाता है सा। ये नियम भली भांति समझाया है मैंने। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5, महा प्लस उदय। ये विच्छेद पहले से ही पूछा गया है कि महा प्लस उदय जो विच्छेद है इसके मिलने से कौन सा शब्द बनेगा। ये टेट यानी राजस्थान टेट 2011 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। आप लोग बता सकते हैं क्या ये महोदय होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है महोदय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है
महोदय। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है महोदय, डबल ये मात्रा है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है महोदय, छोटी ऊ की मात्रा है ये, और ये बड़े ऊ की मात्रा है। छोटी छोटी बारीकियां यानी यही मिस्टेक कर देती हैं। आप लोग बता सकते हैं क्या ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महोदय। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, सद्भावना का संधि विच्छेद होगा। ये भी आरटेट यानी राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया है कि सद्भावना का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है स प्लस भावना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है सत प्लस भावना, और ये सत लिखा हुआ है इस पे हलंत नहीं है, जो ता लिखा हुआ है उस पे हलंत नहीं है, यानी पूरा ता लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है सद प्लस भावना, और ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है सत, जो कि ता है वो है हलंत सहित है, यानी ये जो है सत प्लस भावना। तो आप लोग आंसर बता सकते हैं ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादातर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी यानी सत प्लस भावना, इसका संधि विच्छेद राइट संधि विच्छेद होगा सत प्लस भावना। ऐसा नहीं है कि सत प्लस भावना पर टिक कर दें, सत प्लस भावना पर टिक कर दें, इसका आंसर होगा सत प्लस भावना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17, वृक्षछाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्षछाया का संधि विच्छेद होगा, वृक्षछाया का संधि विच्छेद होगा। ये जो RLET परीक्षा हुई थी 2011 में, उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था, और ये बहुत कठिन संधि विच्छेद है। आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वृक्ष प्लस छया, वृक्ष प्लस छया, वृक्ष प्लस छाया, ये जो आधा चार लिखा हुआ है, और बृहत वृक्ष प्लस छाया और वृक्ष प्लस छाया। आप लोग ए, बी, सी, डी में से ऑप्शन बता सकते हो। ऐसे जो शब्द होते हैं इनके टुकड़े तो किए जाते हैं, दोनों भागों में टुकड़े किए जाते हैं, लेकिन जो ये छा आता है सेकंड शब्द में छा आता है, तो इसमें चा का आगम हो जाता है, चा का आगम हो जाता है। ये भी नियम मैंने अपने वीडियो में बताया है कि इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नियम क्या बताया था कि छा के बाद अगर छा का योग हो तो बीच में जो चा है उसका आगम हो जाता है। आप लोग वहां से देख सकते हो। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, भानुदय का संधि विच्छेद होगा। भानुदय का संधि विच्छेद होगा। ये जो प्रश्न है HTET यानी हरियाणा टेट 2011 में ये पूछा गया है, भानुदय का संधि विच्छेद होगा। इसमें भी थोड़ी थोड़ी बारीकियां हैं, आप लोग ध्यान से टिक कर सकते हो। पहला लिखा हुआ है भानु प्लस उदय, सेकंड लिखा हुआ है भानु प्लस उदय, और थर्ड लिखा हुआ है भानु प्लस उदय, और फोर्थ लिखा हुआ है भानु प्लस उदय। आप लोग बता सकते हो इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए, बी, सी, डी में से ऑप्शन नंबर ए। छोटे ऊ और उधर भी छोटा ऊ है, इन दोनों को मिलाकर के बड़े ऊ का आगम हो रहा है, और इस प्रकार से भानुदय इसका शब्द हो जाएगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक भी करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें जो जितने भी प्रश्न रख रहा हूँ मैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इनकी ही आने की संभावना है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। ये यूपी टेट परीक्षा जो 2013 में हुई थी उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा।
ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है पुनर प्लस जन, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है पु प्लस नरजन, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है पुनः प्लस जन, और ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है पुनर प्लस आजन। तो आप लोग ए बी सी या डी में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये जो पुनर्जन्म शब्द है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो अब आप लोग बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो विसर्ग संधि में जहाँ विसर्ग लग जाए वहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर बी, जो छा है, छा जो वर्ड होता है, छा वर्ड किसके योग से बना है। ये जब वर्णमाला मैंने पढ़ाई थी एक एक शब्द मैंने बहुत डिटेल से समझाया था। आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे इस प्रश्न को। ये यूपी टेट परीक्षा जो 2013 हुई थी उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। पहला लिखा हुआ है का जो कि हलंत है प्लस सा लिखा हुआ है, का हलंत है, और उसके बाद चा लिखा हुआ है, का हलंत है, उसके बाद छा लिखा हुआ है, का के बाद सा लिखा हुआ है। तो आप लोग बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग बता सकते हो। तो ये जो है वह ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ये मैंने बताया भी है। छा जो बनता है वह का जो हलंत होता है और सा होता है यानी षटकोण वाला सा, इसके योग से छा बनता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 21, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। यह भी यूपी टेट 2013 में जो परीक्षा हुई थी उसमें देखने को मिला था। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ संधि विच्छेद नहीं पूछा, यहाँ संधि का नाम पूछ दिया गया है कि ये जो महर्षि शब्द है ये किस संधि का उदाहरण है। नंबर 1 दीर्घ संधि का, नंबर 2 वृद्धि संधि का, नंबर 3 गुण संधि का, और नंबर 4 है ये यड़ संधि का। और ये जो जितनी संधियां लिखी हैं ये स्वर संधि के प्रकार लिखे हुए हैं। तो ये तो पक्का हो गया कि ये स्वर संधि का उदाहरण है, लेकिन स्वर संधि में भी किस संधि में ये जो शब्द है वो देखने को मिलता है। तो महाधन ऋषि जो अर वाले शब्द होते हैं वह गुण संधि के उदाहरण माने जाते हैं। जो अर वाले शब्द होते हैं वह गुण संधि के उदाहरण माने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वह सी सही हो जाएगा, यानी गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, जो अर शब्द निकल रहा है। अगला है प्रश्न नंबर 22, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। यह भी यूपी पीसीएस परीक्षा जो प्री की हुई थी 2016 में उसमें यह प्रश्न देखने को मिला था। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। क्या उत प्लस शिष्ट होगा। उत जो है इसमें जो ता है उसमें हलंत नहीं है, और ये जो सीटी वाला सा है इसका योग हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी उत प्लस शिष्ट, और ऑप्शन नंबर सी उत प्लस ये सफेरा वाला सा है उसमें योग हो रहा है। थोड़ी सी बारीकियां हैं, थोड़ी सी बारीकियों में मिस्टेक हो सकती है, और डी है उ प्लस शिष्ट। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है, उत प्लस शिष्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत प्लस शिष्ट। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 23, लघुर्मी जो शब्द है लघुर्मी में कौन सी संधि होगी। लघुर्मी में कौन सी संधि होगी। ये यूपी टेट जो 2015 में परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था, लघुर्मी में कौन सी संधि होगी। पहला है अयादि संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, और चौथा है यड़ संधि। ये भी जो जितने भी ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये ऑप्शन दिए हैं, ये स्वर संधि के प्रकार हैं, यानी स्वर संधि में किस प्रकार की ये जो संधि का उदाहरण है। लघुर्मी में कौन सी संधि होगी। तो इसमें लघुर्मी बड़ा ऊ दिख रहा है, बड़ा ऊ दिख रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 24, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है, ये यूपी टेट 2015 में जो परीक्षा हुई थी उसमें देखने को मिला था। तथैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए तथ प्लस एव,
ऑप्शन नंबर बी तथे प्लस एव, ऑप्शन नंबर सी तथा प्लस एव और ऑप्शन नंबर डी तथा प्लस एव। तो ए बी सी डी में से आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये तथा प्लस एव होगा, यानी ये वृद्धि संधि का उदाहरण है कि बड़े आ में ए का योग हो रहा है तो ए बन रहा है। आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 25। जो वाह है यानी वाह से बकरी जैसे लिखते हैं ध्वनि है, किस प्रकार की ध्वनि है? क्या ये दंत ध्वनि है या ओष्ठ ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है या फिर इनमें से कोई नहीं है? ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है आप लोग देख सकते हो। यूपी पीसीएस परीक्षा में, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में या पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा में 2009 में ये प्रश्न 3 बार देखने को मिला है। एक ही साल में 3 बार ये प्रश्न देखने को मिला है। आप लोग बता सकते हो जो वह ध्वनि है ये कौन सी ध्वनि है? तो ऑप्शन नंबर जो है वो है, आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये ओष्ठ ध्वनि होती है, ओष्ठ ध्वनि होती है। आप लोग जो वर्ड है वह बोल करके देखेंगे, जैसे वाह बोलेंगे तो ओठ जो है आपस में मेल खाएंगे, इसीलिए ये ओष्ठ ध्वनि होगी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 26। दंत ध्वनि है, इनमें से कौन सी दंत ध्वनि है? ये भी यूआरपीएससी और जीआईसी या पीजीटी परीक्षा 2009 में ये भी प्रश्न 3 बार देखने को मिला है। आप लोग बता सकते हो क्या ऑप्शन नंबर ए में जो का लिखा हुआ है वह ध्वनि है, या फिर बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? तो दंत ध्वनि है वह सी ऑप्शन सही है, यानी ता था दा दा ये दंत ध्वनि होती हैं और आप लोग बोल करके भी समझ सकते हो। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। समृत स्वर है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समृत, विव्रत, अर्ध समृत, अर्ध विव्रत, इस प्रकार के मैंने बताए थे जब वर्णमाला पढ़ाई थी। कौन से वर्ड समृत होते हैं, कौन से विव्रत होते हैं? ये भी यूपीपीएससी परीक्षा या जीआईसी परीक्षा या पीजीटी परीक्षा 2009 में ये भी 3 बार देखने को मिला है। क्या बड़ा आ जो होता है समृत है, या फिर असमृत है, या ई समृत है, या फिर ए समृत है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बता सकते हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है यानी ई जो होता है वह समृत स्वर है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 28। मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं, मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं, ये प्रश्न है। ये भी 3 बार देखने को मिला है। यूपीपीएससी परीक्षा और पीजीटी परीक्षा और जीआईसी परीक्षा 2009 में देखने को मिला है। जीआईसी मैंने लिखा नहीं है, इसलिए ये 3 बार देखने को मिला है 2009 में। क्या ऑप्शन नंबर ए सही है, चा छा जा और झा? क्या बी सही है, टा ठा डा ढा? या सी सही है, पा फा बा बा? या डी सही है, ता था दा धा? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से कोई एक ऑप्शन बता सकते हो आप। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, यानी टा ठा डा ढा जो ध्वनियाँ होती हैं वह मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। अब देखेंगे जो सी है यह ओष्ठ ध्वनियाँ होती है, जो डी है वह दंत ध्वनियाँ होती हैं, और ये जो चा छा जा जा ये तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 29। जो सा है का उच्चारण स्थान होगा, सा का उच्चारण स्थान होगा। यूपी पीएससी परीक्षा या पीजीटी परीक्षा या जीआईसी परीक्षा 2009 में ये भी प्रश्न 3 बार देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है मूर्धन्य हो सकता है, या ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है तालव्य, या सी में लिखा हुआ है दंत, या फिर डी में लिखा हुआ है ओष्ठ। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी बी सही हो जाएगा, तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। जो शा है वह तालव्य ध्वनियाँ होती है। अगला देखेंगे सा में जो ये सा है, ये जो सा है ये तो तालव्य हो गया, और ये जो सा होता है ये मूर्धन्य होता है,
और ये जो सा होता है ये दंत होता है। इस प्रकार जो तीनों सा हैं तीनों अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। अगला और लास्ट देखेंगे पार्श्विक व्यंजन है। इनमें से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? यूपीपीएससी परीक्षा या पीजीटी परीक्षा या जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में देखने को मिला है। क्या ऑप्शन नंबर ए सा सही होगा, क्योंकि सा तो कौन सा हो गया? सा हो गया तालब। ला सही होगा, जा सही होगा, जा जो लिखा हुआ है वह भी तालब होता है, और या फिर या होता है अंतस्थ। तो फिर बचा कौन सा? ये ऑप्शन नंबर बी बचा हुआ है, ला। तो मित्रों आप लोगों को ये जो प्रश्नोत्तरी का सीरीज है ये 3 सीरीज में अपलोड कर चुका हूँ और 2 अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरी है। आप लोगों को कैसी लगी, हेल्पफुल रही है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और मित्रों से बोलेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पर, यानी जहाँ कंटिन्यू कर रहे थे, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे थे, उसी टॉपिक यानी कारक पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।